नमस्कार प्रतियोगियों, मात्र स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उससे अवश्य ही आपको लाभ हुआ होगा। उसी सीरीज में उससे आगे का जो भी विषय वस्तु एवं प्रश्नों की सीरीज है उसे हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। एक दो बातें मैं आपसे वीडियो शुरू करने के पहले शेयर करना चाहूँगा कि मित्रों, प्रतियोगियों, आज का जो दौर है वह बहुत ही कंपटीशन का दौर है। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पर केवल आप ये मान करके कि नहीं हमने इतना पढ़ लिया है, यही हमारे लिए बहुत पर्याप्त है, इतने से हमारी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी, ऐसी सोच रखना आपके लिए और हमारे लिए यह हानिकारक हो सकती है। हमें अधिक से अधिक तथ्यों को संकलित करना है, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है, जिससे कि हमारी विषय पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि कहीं से भी प्रश्न किसी भी रूपरेखा में निर्धारित करके हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया जाए तो हम उसका सटीक जवाब देने में सक्षम हो सके। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा सकूं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। हमें सबसे पहले अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। ईश्वर ने सभी को समान क्षमता नहीं प्रदान की है। ऐसी स्थिति में सभी लोग यहाँ समान नहीं हैं, तो सभी किसी एक समान पद पर नहीं पहुँच सकते। अतः हमें अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। अधिकांशतः सभी परीक्षाओं की जो विषय वस्तु है, जो परीक्षा की प्रकृति है, वह लगभग समान रहती है। प्रश्नों के स्तर में या सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कहीं एक ही परीक्षा केवल प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां हो जाती हैं, कहीं प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का भी चरण और साक्षात्कार का भी चरण होता है। तो इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी चीज़ों को क्रमशः देखेंगे और जहां तक मेरा अनुभव है आज तक का, उसे मैं आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करूंगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न जो था सतत विकास लक्ष्य को लेकर के, तो उसको मैंने कहा था कि मैं इसे करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उसकी यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है, एक तो वह वैश्विक स्तर पे जारी किया जाता है, जिसमें 2019 में भारत की रैंक जो है वह 116वीं है, और एक दूसरा सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स जो है भारत के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें केरल का प्रथम स्थान 2019 का जो सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग द्वारा, उसमें केरल का प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश का द्वितीय स्थान और आंध्र प्रदेश का तृतीय स्थान था। तो ये थोड़ी सी बात जो पहले वीडियो में विषय छूट गया था उससे रिलेटेड। अब आइए आगे का हम शुरू करते हैं। आज दूसरा पार्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी का। इसमें हम एजेंडा 21 के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे। तो इससे संबंधित जो तथ्य हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992, आपको याद होगा कि यह पहला पृथ्वी सम्मेलन है। तो 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें
सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 क्या है? यह एक कार्य योजना है, वैश्विक स्तर की कार्य योजना है जिसके माध्यम से हम धारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है, अर्थात हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह सुरक्षित बनी रहे। और चूँकि आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक असमानता है, व्यक्तियों के मध्य आर्थिक असमानता है, और यह आर्थिक असमानता जो है कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए घातक होती है। इसलिए यह एजेंडा 21 जो है यह आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ जो थी 1992 में, यही पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसी को कहा जाता है, जिसमें एक समझौता किया जाता है जिसे एजेंडा 21 के नाम से हम जानते हैं। इसकी 5 वर्ष पर समीक्षा हेतु पृथ्वी सम्मेलन +5 नाम से एक सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में जैसे रियो सम्मेलन या रियो +20 या रियो +5 इस तरीके से भी करके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। रियो +20 करके, रियो +10 करके, रियो +10 जो है वो जोहानसबर्ग में हुआ था, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया। तो एजेंडा 21 जो है इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ये एजेंडा 21 का एक लक्ष्य है। फिर दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, ये भी इसका एक लक्ष्य है। तीसरा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भी एजेंडा 21 के अंतर्गत आता है या इसका एक भाग है। और चौथा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, अर्थात एक विकसित देश जो है वह विकासशील देशों में पूंजी निवेश करे जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। इस पर भी एजेंडा 21 जो है वो बल देता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। बिल्कुल सही है। 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये वाक्य जो है ये, चूँकि इसकी उत्पत्ति जो है वो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें हुई थी, तो ये दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। दिखा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें केवल एक कथन, जैसा कि मैंने बताया कि केवल एक कथन सही है, क्योंकि यह एक वैश्विक कार्य योजना तो है लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो 1992 के रियो डी जनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन को पर्यावरण और विकास सम्मेलन भी कहा जाता है, आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है, रियो में, अर्थात ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अब आगे देखते हैं Rio+20 अर्थात 1992 में जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसके 20 वर्ष बाद एक सम्मेलन फिर पुनः रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया, जिसे हम Rio+20 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें प्रमुख तथ्य जो हैं। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मैंने बताया था कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आपसे कि Rio+5 कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसको आप याद रखिए कि यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि Rio+10 का आयोजन जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में एवं Rio+20 का आयोजन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। तो ये तीनों तथ्य आप याद रखिएगा। Rio+5 जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ, Rio+10 जो है वो जोहानसबर्ग में हुआ और Rio+20 जो है वो रियो डी जनेरियो में हुआ। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, द फ्यूचर वी वांट था। सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि जो Rio+20 सम्मेलन जो था उसके घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो इसको आप याद रखिएगा कि द फ्यूचर वी वांट ये शीर्षक था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसे हम पेज कहते हैं, का सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आम तौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी है यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसमें पहला जो है कि यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यह सही इसका उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था।
यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ये देखिए प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये कब हुआ था? 1997 में। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, द फ्यूचर वी वांट। इसका ए ऑप्शन सही है, द फ्यूचर वी वांट। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, रियो डी जनेरियो में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जिसे पेज कहते हैं, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। तो ये कब आविर्भूत हुई? इसका जो सही आंसर है, रियो डी जनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, अर्थात रियो +20 जिसको कहते हैं, जो रियो डी जनेरियो में 2012 में सम्मेलन हुआ था, उसमें ये जो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जिसको हम पेज कहते हैं, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो रियो डी जनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, विभिन्न संगठन एवं संस्थान जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, ये भी महत्वपूर्ण है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में हैं। तो इसको जो 5 इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, उसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि 4 जगहों का जहां की मौसम बताया जाता है समाचारों में, तो वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो 4 तो ये शहर हो गए, और एक शहर आपको याद रखना है, हैदराबाद। तो इस तरीके से इसकी 5 प्रयोगशालाएं हैं। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के
निदेशक जो हैं ये बदलते रहते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि निदेशक आप याद रखें, लेकिन करंट अफेयर्स में मैं कोशिश करूंगा कि इसके निदेशक जो वर्तमान में हों उनकी चर्चा आपसे कर दूं। अब देखते हैं अगली संस्था है NEA, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया है। तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है कि जो भी इकाई लग रही है या जो भी उद्योग लग रहे हैं या कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे पर्यावरण को खतरा हो सकता है, तो ऐसे संबंधित विषयों में पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने के लिए जो एक संस्था स्थापित की गई, तो वो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो भी उद्योग या उससे संबंधित इकाइयाँ जो संचालित की जानी है, तो उनसे संबंधित अगर कोई पर्यावरणीय विवाद उत्पन्न होता है तो उन मामलों की भी सुनवाई जो है वो NEAA राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की जाती है। फिर अगली संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे कहते हैं WMO। तो वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, जिसे कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम, तो माफ़ कीजिएगा WMO जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। शायद मैंने उसे विश्व मौसम या वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WMO का या विश्व मौसम संगठन जो है उसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटरी टलास एवं अध्यक्ष डेविड ग्रीम्स हैं। तो इनको भी आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कभी भी बदल जाते हैं। तो इसको भी मैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिर अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। तो ये पूछा भी जा चुका है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखिए कि इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। फिर आगे देखते हैं EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। तो अगला जो संगठन है वह क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये एक गैर सरकारी मतलब अर्थात एक NGO है, पर्यावरणीय NGO है, जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित हैं। और इसका मुख्यालय जो है यह भी पूछा जा चुका है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो ये कहाँ है, जैसा ऊपर हमने चर्चा किया, नागपुर में अवस्थित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तक। अब उसके बाद अगला
प्रश्न देखते हैं, तो इसी की व्याख्या पहले देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भी देखिए प्रश्न वही है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। तो ये 1958 नागपुर में स्थापित किया गया। तो इसका सन भी याद रखिए कि कब, किस समय, किस सन में स्थापित हुआ, और इसका मुख्यालय जो है वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। तो ये जो निदेशक हैं इनको भी करंट अफेयर्स में देखना उचित होगा कि इसके उस समय तक जब भी आपकी परीक्षा होने जा रही है तो करंट में इसके निदेशक कौन है, अगर पूछा जाता है तो वो करंट को ही इंक्लूड करना होगा। फिर NEA से आशय है, तो ये क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण NEAA है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि NEAA अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का गठन किस मंत्रालय के अधीन किया गया है, तो वन व पर्यावरण मंत्रालय के अधीन किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जेनेवा शहर में स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये कहाँ है, नैरोबी केन्या में। कहाँ स्थित है, केन्या के नैरोबी में ये स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है, तो ये नैरोबी में है। EPA का पूर्ण रूप है, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जैसा कि हमने देखा था, यह सी ऑप्शन इसका सही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। तो इस आगे का प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस जिसकी हमने ऊपर चर्चा की थी कि यह एक NGO मतलब गैर सरकारी संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में। तो इसको देख लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो नीदरलैंड्स भी दे सकता है ऑप्शन में आपको, एम्स्टर्डम भी दे सकता है, तो दोनों को आपको याद करना होगा। विशेष तौर पे ये याद जरूर रखिएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, क्योंकि आपको कई बार प्रश्न ऐसे भी दे सकता है, इसके बारे में 4 तथ्य दे करके पूछ सकता है कि कौन कौन से तथ्य सही हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे का टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। तो इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसकी चर्चा करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में भी की थी, फिर है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। यह संपूर्ण भारत में लागू है।
तो पहले जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था, अर्थात वहाँ पे 370 अनुच्छेद 370 लागू था, तो उस समय तक कई ऐसे कानून होते थे जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके प्रवर्तित किए जाते थे। कुछ कानून होते थे जो जम्मू कश्मीर में भी लागू होते थे, लेकिन अब चूँकि अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और अनुच्छेद 370 और धारा 35 से जो है वो वहाँ से हटा दी गई है, तो अब इस तरीके का कोई अंतर नहीं रह गया है। जो भी कानून है वो पूरे भारत में लागू हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। तो लेकिन फिर भी ये जो अधिनियम था 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह उस समय भी पूरे भारत में लागू था, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी लागू था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। MPPSS में एक बार सीधे प्रश्न आया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अब इसमें आगे देखते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, यह सरकार को कुछ अधिकार देता है, साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी निर्धारित करता है कि किस तरीके से प्रदूषण को न्यूनतम किया जाए और पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारा जाए। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो अधिनियम है 1986 का, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया। तो आप याद रखिए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लाया गया है। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अनुमोदन समिति है उसका गठन किसके अधीन किया गया है। तो ये आप याद रखिए कि 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। तो ये एक टेक्निकल इशू है, ये जो है यह उतना परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हाँ ये आप जरूर याद रखिए कि इसका गठन जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। आगे देखते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। तो जो ये वन नीति है और ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 जो है यह पर्यावरण के संतुलन से सीधे संबंधित है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न देता है जिसमें ये चारों देता है कि पर्यावरण संतुलन या पर्यावरण के संरक्षण से निम्नलिखित में से किसका संबंध है, तो उसमें वन नीति भी संबंधित होगी, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 संबंधित होगा, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी अप्रत्यक्षतः उसमें संबंधित होंगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। तो अनुच्छेद 21 जो है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है, इसके अंतर्गत न्यायालयी व्याख्या के आधार पे बहुत सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिनका कि संविधान में सीधे वर्णन नहीं किया गया था।
उन मौलिक अधिकारों को न्यायालयी व्याख्या के आधार पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो उसी के अंतर्गत एक जो मौलिक अधिकार न्यायालय ने भारतीयों को प्रदान किया वह यह है कि प्रत्येक भारतवासी को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो है एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, तो उसका गठन किया गया। और यह जो गठन किया गया यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं ये भी हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। न्यायाधिकरण को यह आदेश है कि आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसलबंदी फिलिंग से 6 माह के अंदर निपटाया जाए। तो इस ट्रिब्यूनल में जो भी पर्यावरण से जुड़े मामले जाते हैं उन्हें 6 महीने के अंदर उनका निपटारा करने की व्यवस्था जो है वो की गई है। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये तो बहुत बार हमने चर्चा की कि 1986 में हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? वही क्वेश्चन है, 1986 में। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? सेम क्वेश्चन है, 1986 में। अब ये प्रश्न देखते हैं जिसको मैंने चर्चा किया था कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो ये जो किया गया है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो आप याद रखिए कि इसका नाम बदल के आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये चारों जो हैं वो पर्यावरण के संतुलन से संबंधित हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी चारों। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन इसका सही है, 2010 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा
किया जाता है। आगे देखते हैं, एनजीटी का पूर्ण रूप है, तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि एनजीटी का पूरा जो नाम है वो क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर वर्ष 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। तो ये जो है ये एक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। ये झारखंड द्वारा 2016 में पूछा गया था। इसका सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्वच्छ विकास युक्त CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसको बोल सकते हैं। UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का जो पूरा नाम है वह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। क्या वर्णित है? स्वच्छ विकास युक्ति। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि UNFCCC की धारा 12 के अंतर्गत किसका वर्णन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छ विकास युक्ति जो है CDM जो है वह कहाँ वर्णित है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके तहत एनेक्सर 1 के विकसित देश गैर एनेक्सर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे समझिए, टेक्निकल भाषा से इतर हम आम भाषा में इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। स्वच्छ विकास युक्ति एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो भी विकसित देश होते हैं वह अल्प विकसित देशों में या जो अविकसित देश हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी बनाने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो स्थापित करते हैं और उससे वह कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जो अल्प विकसित देश हैं या जो अविकसित देश हैं उनकी जो तकनीक है वह काफ़ी पुरानी होती है और उससे उत्सर्जित होने वाले जो पदार्थ होते हैं, खासकर जो औद्योगिक इकाइयों से जो पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट जो निकलते हैं, वह पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं। तो जो विकसित देश हैं जिनकी की तकनीक उच्च स्तर की है, वो ऐसी तकनीक उन अल्प विकसित या अविकसित देशों में स्थापित करते हैं जिससे वहाँ पे जो प्रदूषण है या जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन जो है वह न्यूनतम होता है और इस प्रकार वो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। तो ये है स्वच्छ विकास, इसी को हम स्वच्छ विकास युक्ति कहते हैं या CDM कहते हैं। तो कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो विकसित देश है वह बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं और जो अल्प विकसित देश हैं वह कम कार्बन उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो विकसित देश हैं वो अगर ऐसी प्रौद्योगिकी या ऐसी टेक्नोलॉजी को अविकसित या अल्प विकसित देशों में लगा देते हैं तो उस कार्बन क्रेडिट को वो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन में उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जितना वो अविकसित या अल्प विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी करते हैं अपनी तकनीक के द्वारा, उतनी मात्रा में वह अपने देश में कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। इसी को स्वच्छ विकास युक्ति या CDM कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विकसित देश जो हैं वो अल्प विकसित या अविकसित देशों में अपनी तकनीक का प्रयोग करके उनके कार्बन उत्सर्जन दर में कमी करते हैं और उस कमी को वह कार्बन क्रेडिट के रूप में
अर्जित करते हैं और उसका उपयोग वह अपने देश में उतने मात्रा में ही कार्बन उत्सर्जन करने की वह उनको छूट मिल जाती है, या वह उतना कार्बन उत्सर्जन अपनी औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर सकते हैं। यही है CDM या स्वच्छ विकास युक्ति। तो भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये कहा था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, ये जो है यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में सत्य है। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ये भी सत्य है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, इससे जो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में इसका कोई संदर्भ नहीं है या इससे संबंधित नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। तो ये इसका एक जो है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसके अंतर्गत यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बना था, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाया गया था। तो अब आगे देखते हैं। तो इसमें केवल एक ही सही है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है। तो इसके देखते हैं। NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा है NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें केवल B सही है, अर्थात दूसरा जो है वो सही है, इसमें पहला जो है वो सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। तो जो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम CBCD अर्थात सेंट्रल CBCD CPCB माफ़ कीजिएगा CPCB इसको कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका जो गठन है वो 1974 के जल अधिनियम, जिसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी कहते हैं, उसके तहत इसकी स्थापना या इसका गठन जो है किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कैसा संगठन है, तो ये भी याद रखिएगा कि यह एक सांविधिक संगठन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह संगठन कैसा है, सांविधिक है, संवैधानिक है, विधिक है। तो आप याद रखिएगा कि यह एक सांविधिक संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में जल अधिनियम जो आया था, जिसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी कहते हैं, के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं, इसी की व्याख्या है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है।
तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः कथन 2 जो है वो सत्य है। तो इसमें एक जल प्रदूषण अधिनियम अर्थात जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? 1981 का है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये दोनों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे हम देखते हैं पर्यावरण। तो इससे संबंधित जो है वो तथ्यों को हम देख लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो जलवायु जो होती है वह प्राकृतिक वनस्पतियों की सही सूचना देती है, अर्थात जिस तरह की जलवायु होगी उसी तरीके के पौधे वहाँ पाए जाएंगे। जैसा कि जो वनों का भी वर्गीकरण किया जाता है या जो वनस्पतियों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो जिस तरीके का तापमान, वर्षा या जलवायु क्लाइमेट कंडीशन जो रहती है उसी के अनुरूप जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम वृक्षों को देख करके भी जलवायु का आकलन या अनुमान कर सकते हैं, और जलवायु अगर हमको पता हो तो हमें जान सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार के वृक्ष जो हैं वो उगेंगे या वृक्ष पाए जाएंगे। जल प्रिय पौधे जिन्हें हम वाटर लविंग प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली है, जल में दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। तो जो तालाबों के किनारे, जल वाले स्थान के किनारे या जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जल प्रिय पौधे। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। तो जैसे जो आर्द्र भूमियों में या आर्द्र स्थलों में जो पौधे उगते हैं, अगर वहाँ पे जलवायु की आर्द्रता जो है वो कम हो जाए तो उन पौधों का क्षरण होने लगता है, अर्थात उनका नाश होने लगता है। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि जिन पदार्थों को या जिन वस्तुओं को इको मार्क दे दिया जाता है वह पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, अर्थात मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे संसाधन जिनको इको मार्क दिया गया है वह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ऐसा यह एक प्रकार की गुणवत्ता मोहर भी इसको कह सकते हैं, जो पर्यावरण अनुकूलता को बताती है। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से यह दिया जा रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इको मार्क किसके द्वारा दिया जाता है। तो आप याद रखिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से यह दिया जा रहा है। अतिनगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। फिर आगे देते हैं WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। ये इनकी पुस्तक का पूरा नाम है। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? तो WM एडम्स जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका जो हैं, जापान के एक किसान हैं, ये जो है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक माने जाते हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि ग्रीन आर्मी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया है। फिर आगे देखते हैं पलाचीमाड़ा एक दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पड़क्कल जिले में अवस्थित है। तो यह एक छोटा सा गांव है पलाचीमाड़ा।
तो यह क्यों चर्चा में आया? तो यहाँ कोको कोला कंपनी ने अपनी एक इकाई स्थापित की, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूजल का दोहन किया गया और इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। तो इस कारण से यह केरल के पलक्कड़ ज़िले का पलाचीमाड़ा गांव जो है वो चर्चा में आया था। फिर पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाक के बीच 2001 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी। तो ये भी हालांकि तत्कालीन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी आप याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि किस माध्यम से उगाई गई थी। तो ये इजराइल के सयाग और पंजाब के मार्कफेड के बीच एक समझौता हुआ था। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का तथ्य देखते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। तो ये भी एक तथ्य है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसमें हालांकि ग्रीन इंडेक्स जो 2020 का होगा उसको मैं करंट अफेयर्स में आपको उसकी चर्चा करूंगा। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन, यौगिकर पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। अब एक तथ्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब इसका हम लेटेस्ट देखते हैं कि जो पर्यावरण दिवस है वह अभी 5 जून 2020 को जो बनाया गया, तो इसकी जो थीम पूछता है कि इसका केंद्रीय विषय क्या है, तो इसका केंद्रीय विषय जो है टाइम फॉर नेचर 2020 के पर्यावरण दिवस की जो थीम है, इसको आप याद रखिएगा। या परीक्षा में निसंदेह पूछा जाएगा आपसे कि 2020 के पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया की थीम क्या है, तो ये थीम है टाइम फॉर नेचर। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहले इसकी थीम जो है वो बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता कहते हैं, यह निर्धारित की गई थी। लेकिन कोविड-19 के चलते इसकी थीम को बदल दिया गया और टाइम फॉर नेचर जो है यह इसकी थीम निर्धारित की गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। और 2019 की जो थीम थी वह बीट एयर पॉल्यूशन थीम थी। तो हालांकि अब 2020 का हो गया है, पर्यावरण दिवस जो है वो बीत गया है, तो आपसे 2020 की ही थीम पूछी जाएगी, तो इसे आप याद रखिएगा। तो फिर आगे एक प्रश्न देख लेते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, यह भी पूरी तरीके से सही है। तो इस तरह यह जो प्रश्न है यह इसमें कथन भी सही है और कारण भी उसकी व्याख्या करता है। फिर इसको व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है, तो इको मार्क आरंभ किया है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं, किसके लिए हानिकारक हैं, तो ये संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इसका उपयुक्त डी मतलब उपयुक्त सभी के लिए, तो जो डी ऑप्शन है इसका वह सही होगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन डेवलपमेंट अर्थात हरित विकास का लेखक कौन है, तो ये WM एडम्स हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, तो मसानोबू फुकुओका जो हैं जापान के, ये हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ग्रीन वाश जो है ये इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना।
तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीन वाश किससे संबंधित है। तो ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला अंक लेकर के हम बहुत ही जल्द आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।